हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हमने जो कल फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज हम ना सबसे पहले तो अपनी बेसिक फिजियोलॉजी को समझेंगे कि हमारे जो हम जो भी ड्रग्स देंगे तो वो काम किस तरह करती हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक फिजियोलॉजी से। अब ये बेसिक फिजियोलॉजी क्या है देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने ना एक बड़ा सारा सेल बनाता हूँ। ये क्या है? ये आपका एक कार्डिक सेल है। ठीक है। तो आपके सामने मैंने एक सेल बनाया है और ये आपका एक कार्डिक सेल है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि जब हम ड्रग्स देते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह काम करती हैं। ठीक है। तो चलें जिस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारा जो कार्डिक सेल होता है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और इसकी रिलैक्सेशन कैसे होती है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ। देखिए, आपने याद रखना है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एमएलसी, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एमएलसी काइनेज। उसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एमएलसी फोस्फेटेज। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एमएलसी फोस्फेटेज। जो आपका एमएलसी फोस्फेटेज और एमएलसी काइनेज है, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने कहना है कि जो एमएलसी काइनेज है ना, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ये हमारा जो कार्डिक सेल है उसको ये क्या करेगा? उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एमएलसी काइनेज क्या करवाता है? हमारे कार्डिक सेल की कंट्रैक्शन करवाता है। कैसे करवाता है अभी हम समझेंगे। फिर आपने कहना है कि जब भी हमारा जो एमएलसी फोस्फेटेज है, ये क्या करता है? जब भी ये एक्टिवेट होगा ये फॉस्फेट को रिमूव करेगा एंड इट विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल सेल। ठीक है। तो अगर आपको ये दो बातें मेरी समझ आ गई है ना, अगर आपको ये दो बातें याद हो गई हैं तो आगे की जर्नी आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, आपका जो एमएलसी काइनेज है ये आपके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो एमएलसी फोस्फेटेज है ये आपके अंदर क्या करवाता है? कार्डिक मसल की रिलैक्सेशन करवाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसको हमने कैसे समझना है? इसको हम चलते हैं डायग्राम पे और अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारे कार्डिक जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एमएलसी काइनेज। इसको हम क्या कहते हैं? एमएलसी काइनेज। ये जो एमएलसी काइनेज है ना, जब भी ये एक्टिवेट होगा, जब भी ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी, हमारे जो मायोसिन चेन होती है, हमारी जो मायोसिन चेन होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके साथ ये क्या करेगा? फॉस्फेट को अटैच कर देगा। तो आपका जो एमएलसी काइनेज है जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? मायोसिन चेन के साथ ये फॉस्फेट को अटैच करेगा और क्या करवाएगा? इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा मसल होगा वो क्या कर जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो एमएलसी काइनेज जब भी एक्टिवेट होगा फॉस्फेट को अटैच करेगा और क्या करवाएगा? एक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फिर आपने याद रखना है कि जो आपका एमएलसी फोस्फेटेज है, जो दूसरा एंजाइम है जो हम नीचे लिख लेते हैं, दैट इज एमएलसी फोस्फेटेज। जो आपका एमएलसी फोस्फेटेज है, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि ये क्या करता है? ये आपकी मायोसिन और एक्टिन की क्या करवाता है? डीफॉस्फोराइलेशन कराता है। उससे फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो आपने कहना है कि आपका जो एमएलसी फॉस्फेटेज है, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो आपके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा और आपके सेल को क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा। इट विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ सेल। तो ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। देखिए, हमने बस इसमें दो बातें याद रखनी है कि जो भी चीजें हम पढ़ेंगे जो एमएलसी काइनेज को स्टिमुलेट करती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, और जो चीजें हम पढ़ेंगे जो एमएलसी फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट करती हैं वो हमारे हार्ट की क्या करवाती हैं? रिलैक्सेशन कराती हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा, ये जो एमएलसी काइनेज है कोई चीज इसको भी तो कंट्रोल कर रही होगी, तो इसको कंट्रोल करने वाली चीज कौन सी है? इसको जरा हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है सबसे पहले होता क्या है। देखें, हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कहना है कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, जब भी क्या आता है? एक्शन पोटेंशियल आता है। हमने पढ़ा भी था एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो यहाँ पे आपके कुछ चैनल्स लगे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लगे हैं? कुछ चैनल्स लगे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड, इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर एल टाइप। इसको हम क्या कहेंगे? एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसको हम क्या कहते हैं? एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मतलब कि जब जब भी वोल्टेज आएगा ये आपके जो कैल्शियम चैनल होंगे ये क्या होंगे? ओपन होंगे। तो दीज आर एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब होता क्या? देखिए, आपका पीछे से एक्शन पोटेंशियल आएगा। जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो आपके इस चैनल तक पहुंचेगा। जब वो इस चैनल तक पहुंचेगा तो इन चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ये चैनल स्टिमुलेट होंगे तो आपका जो कैल्शियम बाहर पड़ा हुआ है, आपका जो कैल्शियम बाहर पड़ा हुआ है वो क्या करेगा? वो इसके थ्रू आपके सेल के अंदर आ जाएगा। वो क्या करेगा? वो इसके थ्रू आपके सेल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो कैल्शियम हमारे सेल के अंदर आया ना, ये क्या करेगा? देखें, आपने याद रखना है कि हमारे जो कार्डिक सेल्स होते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि छोटा बना हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि फर्ज करें
कि ये आपका कार्डिक सेल है, ठीक है? तो आपके जो कार्डिक सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर क्या होता है? कैल्शियम को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है? आपके कैल्शियम को स्टोर करना। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा कैल्शियम होता है। अब होता ये है कि जैसे ही कैल्शियम बाहर से आता है, जैसे ही कैल्शियम बाहर से आता है, वो कैल्शियम क्या करेगा? वो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा। इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक रिसेप्टर होता है। इसको हम कहते हैं रयानोडिन रिसेप्टर। दैट इज कॉल्ड रयानोडिन रिसेप्टर, ठीक है? तो आपका जो कैल्शियम होगा, वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और जो कैल्शियम आपके सेल के अंदर स्टोर है ना, उसको भी बाहर निकालेगा। तो ये वाला कैल्शियम भी क्या होगा? आपके सेल के बाहर आ जाएगा। तो कैल्शियम विल बी आउट ऑफ द सेल। कैल्शियम क्या होगा? सेल के बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ है कि आपके कार्डिक सेल के अंदर जो कैल्शियम है वो आ चुका है। तो कैल्शियम के अंदर ना आपके कार्डिक सेल के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, कैल्शियम आ चुका है और इसके साथ एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसको हम कहते हैं कैलमोड्यूलिन। दैट इज कॉल्ड कैलमोड्यूलिन। जो कैलमोड्यूलिन है, ये एक प्रोटीन का नाम है। तो जैसे ही कैल्शियम आता है, वो कैलमोड्यूलिन के साथ मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉल्ड कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये हम इसमें याद रखते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है? ये आपका भागा भागा जाता है, किसके पास जाता है? आपके एमएलसी काइनेज के पास। किसके पास? एमएलसी काइनेज के पास, और उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो इससे क्या होता है? हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। देखिए, मैं दोबारा आपको समझाता हूं। हमने क्या कहा? सबसे पहले आपका एक्शन पोटेंशियल आया। जैसे एक्शन पोटेंशियल आया, आपके जो एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे, आपके जो एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे, वो ओपन हुए। जैसे ही वो ओपन हुए, तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम था, वो क्या हुआ? वो आपके इस चैनल के थ्रू सेल के अंदर आ गया। अब जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आपका सेल के अंदर आया, तो इस कैल्शियम ने क्या किया? आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रयानोडिन रिसेप्टर्स को क्या किया? स्टिमुलेट किया। और क्या हुआ? जो कैल्शियम था, वो आपके सेल के अंदर रिलीज हो गया। अब ये जो कैल्शियम है, ये एक प्रोटीन के साथ मिलता है, जिसको हम कहते हैं कैलमोड्यूलिन। तो कैल्शियम और कैलमोड्यूलिन जब आपस में मिलते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इट इज कॉल्ड कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉल्ड कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है, इट विल स्टिमुलेट। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एमएलसी काइनेज को। आपका जो एमएलसी काइनेज है, ये उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और आपका जो हार्ट होगा, उसकी क्या होगी? उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि हमारा जो कैल्शियम चैनल है, वो किस तरह हमारे सेल को स्टिमुलेट करता है और किस तरह हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मेरा आप सबसे सवाल है, ठीक है? मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ना हो, या अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्शन को कम करना चाहता हूं, तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि ये वाला जो कैल्शियम है ना, जो आपका सेल के अंदर जा रहा है, ये आपका अंदर ना जाए। तो हम क्या करेंगे? हम कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल करेंगे दैट विल इनहिबिट दीज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो क्या करेगी? जो इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेगी। तो ऐसी ड्रग्स जो इन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिससे क्या होगा? आपके कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि कैसे? हम इसको समझते हैं। देखें, हम ना यहाँ पे लिखते हैं, हम जो पहली क्लास हमने पढ़नी है, दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसी ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करेंगी? जो आपके कैल्शियम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, ठीक है? उसके बाद जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको हम सीसीबी भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अगर हम अभी अभी हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? कि ये जो ड्रग्स हैं, ये ब्लॉक करती हैं, दे ब्लॉक द एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है? ये क्या करती हैं? ये ब्लॉक करती हैं एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो आपका कैल्शियम चैनल होता है एल टाइप वोल्टेज गेटेड, ये उसको क्या करेंगी? ब्लॉक करेंगी। तो इस वजह से आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे और आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि आपके पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो आपने कहना है कि इसमें डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। अब इसमें ना दो तरह की ड्रग्स आती हैं, ठीक है? देखिए, आपने कहना है कि जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, इसमें दो तरह की ड्रग्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव एट योर हार्ट, ये आपके हार्ट के ऊपर बड़ी इफेक्टिव होती हैं।
और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी वेसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है? तो हम पहले बात करते हैं कि कौन-सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसको हम कहते हैं दीज़ आर नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन। इसको हम क्या कहते हैं? दीज़ आर कॉल्ड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन। जो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन ड्रग्स हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके हार्ट के ऊपर बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी वेसल्स के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? दीज़ आर कॉल्ड डाइहाइड्रो, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रोपिरिडिन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपिरिडिन। उसके बाद हमारी जो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन है ना, इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन में 2 ड्रग्स आती हैं। एक आपकी आती है जी वेरापामिल, ठीक है? वन इज़ कॉल्ड वेरापामिल और जो दूसरी ड्रग आती है उसका नाम क्या है? डिल्टियाज़िम है, ठीक है? तो डिल्टियाज़िम एंड वेरापामिल इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं और ये आपकी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी किसमें आती हैं? जो आपकी आती हैं नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन के अंदर। फिर आपने कहना है कि जो डाइहाइड्रोपिरिडिन है, इसमें कौन-कौन सी ड्रग आती है? तो इसके अंदर हमारी मशहूर-ए-ज़माना ड्रग दैट इज़ कॉल्ड एम्लोडिपिन। जो एम्लोडिपिन है, ये आती है। उसके अलावा आपकी एक ड्रग है दैट इज़ क्लेविडिपिन। तो क्लेविडिपिन जितनी भी पीन वाली ड्रग्स होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल नफीडिपिन और हमने इससे पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि जो नफीडिपिन है, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो नफीडिपिन इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाएगी तो उसमें हम कौन-सी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज़ योर नफीडिपिन, ठीक है? अच्छा, तो ये आपके सारे आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसको आपने इसी तरह याद रखना है, ठीक है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज़्म क्या होता है? उसके अलावा आपका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसकी कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं? कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्ट के ऊपर इफेक्टिव होती है, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन। जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो वेसल्स के ऊपर इफेक्टिव होती हैं, उसको हम डाइहाइड्रोपिरिडिन कहते हैं, ठीक है? ये देखना है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, ये जो हमारी ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं? हमारा जो कैल्शियम चैनल है, ठीक है? हमारा जो कैल्शियम चैनल है, ये उसको ब्लॉक करती हैं। तो जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा, जब कैल्शियम चैनल क्या होगा? ब्लॉक होगा, तो उससे क्या होगा? उससे आप सबको पता है कि हमने सारा वो जो पढ़ा था कि हमारा कैल्शियम और कैलमोडुलिन, ठीक है? जो कैल्शियम और कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं बनेगा। जब कैल्शियम और कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो एमएलसी काइनेज़ है, वो स्टिमुलेट नहीं होगा। जब एमएलसी काइनेज़ स्टिमुलेट नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, ठीक है? तो एंड पे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, हमारे जो मसल्स हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, तो इस तरह हम इसको कॉन्ट्रैक्शन से बचाते हैं, ठीक है? ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें वेसल्स की, ठीक है? अगर हम बात करें वेसल्स की, तो कौन-सी ड्रग्स इफेक्टिव हैं? तो हमने अभी भी पढ़ा कि वेसल्स के लिए तो आपकी जो होती है ना डाइहाइड्रोपिरिडिन, वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं और वेसल में आपने कहना है कि वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर जो आपकी अम्लोडिपिन और नफीडिपिन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वेसल्स के लिए, वो दैट इज़ एम्लोडिपिन। जो एम्लोडिपिन और आपकी जो नफीडिपिन है, दे आर बोथ आर इक्वल, ठीक है? ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और उसके बाद आपकी फिर डिल्टियाज़िम आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद सबसे एंड पे आपकी वेरापामिल। वेरापामिल आपकी वेसल्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। बट अगर हम बात करें हार्ट के ऊपर, तो हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ड्रग काम करती है, वो है आपकी वेरापामिल। इसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो वेरापामिल, ठीक है? वेरापामिल। उसके अलावा डिल्टियाज़िम, सेकंड नंबर पे डिल्टियाज़िम। तो डिल्टियाज़िम आ गई, वेरापामिल आ गया, उसके बाद एम्लोडिपिन आती है और सबसे एंड पे जाके आपकी नफीडिपिन आती है, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर छोटा-सा पॉइंट देख लेना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका क्लिनिकल यूज़ कि आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इसको आप कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को आप कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं डाइहाइड्रोपिरिडिन। जो डाइहाइड्रोपिरिडिन है, ये कौन-सी ड्रग्स हैं जो आपकी वेसल्स के ऊपर इफेक्टिव होती हैं, ठीक है? तो डाइहाइड्रोपिरिडिन में कौन-कौन सी ड्रग्स आती हैं? नफीडिपिन आती है, निकार्डिपिन आती है, क्लेविडिपिन आती है। अब इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो वी कैन यूज़ इट फॉर हाइपरटेंशन। इसको हम हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको एंजाइना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो एंजाइना हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। उसके अलावा रेनॉइड फिनोमेना, ये एमसीक्यूज़ भी आता होता है कि रेनॉइड फिनोमेना के अंदर हम कौन-सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं? तो आपने कहना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कौन-सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? दैट इज़ डाइहाइड्रोपिरिडिन, ठीक है? तो डाइहाइड्रोपिरिडिन क्या करती है? आपकी बुक ने एक निमोनिक आपको बताया कि इट बेसिकली डायलेट योर, ये आपकी बेसिकली क्या करती है? आपकी आर्टरीज़ को डायलेट करती है, ठीक है? उसके बाद एक एमसीक्यूज़ आता होता है, व्हाट इज सब अरेक्नॉइड हेमरेज? जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज है, ये क्या चीज है? देखिए, सब अरेक्नॉइड हेमरेज जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे उसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कि सब अरेक्नॉइड हेमरेज क्या होता है, एपिड्यूरल हिमाटोमा क्या होता है, सब ड्यूरल क्या होता है। लेकिन आपने कहना है कि जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है ना, इसमें सेरिब्रल वेजोस्पाज्म से बचने के लिए हम क्या करने के लिए वेजोस्पाज्म से बचने के लिए जो बेस्ट ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं,
दैट इज निमोडिपिन। उसका नाम क्या है? निमोडिपिन है, और इसको हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे भी, ठीक है, निमोडिपिन। उसके बाद आपकी जो अगली ड्रग है वो आती है आपकी निकार्डिपिन। जो निकार्डिपिन है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो निकार्डिपिन इज यूज इन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है? अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 120 है, और 120 डायस्टोलिक और मोर देन 180 आपका सिस्टोलिक है, लेकिन अभी तक आपका ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है कि अगर आपका कोई ना कोई साथ ऑर्गन भी डैमेज हो गया, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी और अर्जेंसी दोनों में हम निकार्डिपिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लिखें नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो आपका नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? दीज आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, लेकिन हाइपरटेंशन में ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते। इसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एफिब के अंदर, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, या फिर एट्रियल फ्लटर के अंदर। एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब कि इसको हम एसवीटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, ठीक है, और हाइपरटेंशन के अंदर भी कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं करते। उसके बाद इसमें एक एमसीक्यू ये आता है कि जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनका एडवर्स इफेक्ट बताएं। तो आपने कहना है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं दीज कैन कॉज जंजाइवल हाइपरप्लेसिया। ये आपके जो मसूड़े होते हैं उनका हाइपरप्लेसिया करवा सकती है, तो इट कैन कॉज जंजाइवल हाइपरप्लेसिया, ये आपको जंजाइवल हाइपरप्लेसिया करवा सकती है। उसके अलावा आप इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जो जंजाइवल हाइपरप्लेसिया एक तो ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। इसके अलावा एक हमारी एंटी एपिलिप्टिक ड्रग है, इसको हम कहते हैं फिनिटोइन। जो फिनिटोइन है इसमें भी आपको क्या होता है? जंजाइवल हाइपरप्लेसिया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो डाईहाइड्रोपिरिडीन है वो आपके अंदर पेरिफेरल एडिमा, फ्लशिंग, डिजीनेस, ये सारी चीजें करवा सकती हैं। जो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है वो आपके अंदर कार्डिक डिप्रेशन, ठीक है, कार्डिक डिप्रेशन, एवी ब्लॉक, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, कॉन्स्टिपेशन। इसमें एक मैं पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि आपका जो वेरेपामिल होता है ना, वेरेपामिल क्या है? वेरेपामिल एक ऐसी ड्रग है जो आपके अंदर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवाती है। प्रोलैक्टिनीमिया, तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया इज काज्ड बाय वेरेपामिल। और आप सबको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है? हमारा जीएनआरएच इनहिबिट होता है। जब जीएनआरएच इनहिबिट होता है तो लो लिबिडो या फिर गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है फीमेल्स को, और उसके अलावा सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाती हैं। तो प्रोलैक्टिनोमा की सारी सिम्टम्स होती हैं। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज हाइड्रिलाजीन। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रिलाजीन। जो आपकी हाइड्रिलाजीन है इसमें हमने क्या क्या करना है और इसमें हमें बेसिक फिजियोलॉजी क्या आनी चाहिए, इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये जो आपकी हाइड्रिलाजीन है ये काम कैसे करती है, हाउ इट एक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है, ये आपके सेल के ऊपर काम कैसे करती है। तो आपने याद रखना है जो हाइड्रिलाजीन है ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है? जो साइक्लिक जीएमपी होता है ना, साइक्लिक जीएमपी, उसके लेवल को बढ़ा देती है। उसको ये क्या करती है? उसके लेवल को बढ़ाती है। अब इसको लिखें, आपकी बुक ने इस तरह लिखा नहीं हुआ, देखें, जब भी हमारे सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज होगा ना, तो हमारा एक एंजाइम होता है, इसको हम कहते हैं एमएलसी फोस्फेटेज। जो एमएलसी फोस्फेटेज एंजाइम है ये क्या होता है? ये स्टिमुलेट होता है। आपका जब भी जो साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगा तो आपका जो एमएलसी फोस्फेटेज है ये क्या होगा? ये स्टिमुलेट होगा। और आप सबको पता है कि जब आपके एमएलसी फोस्फेटेज स्टिमुलेट होता है तो आपका जो मसल होता है वो क्या हो जाता है? वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, वो क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो आपने कहना है कि जो हाइड्रिलाजीन है ये आपके स्मूथ मसल पे काम करती है, आपके साइक्लिक जीएमपी को ज्यादा करती है, एमएलसी फोस्फेटेज को स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होता है? आपका जो मसल होता है वो क्या हो जाता है? वो रिलैक्स हो जाता है और वेजोडाइलेशन हो जाती है। इसको जरा हम दोबारा समझते हैं। देखिए, हमने ये डायग्राम बनाई थी ना, तो हमने कहा था कि जितनी भी चीजें हमारे एमएलसी फोस्फेटेज को स्टिमुलेट करेंगी तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर वेजोडाइलेशन होगी। क्या होगी? वेजोडाइलेशन होगी। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये क्या करता है। देखिए, आपने ना, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, आपने कहना है कि हमारे पास ना एक होता है जीएमपी, ठीक है, एक क्या होता है? जीएमपी। ये जो जीएमपी है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? जीटीपी के अंदर। ये जो जीटीपी है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? साइक्लिक जीएमपी के अंदर। किसके अंदर? साइक्लिक जीएमपी के अंदर। और साइक्लिक जीएमपी आपका फिर कन्वर्ट होता है, मतलब ये साइकिल चलता रहता है इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा काम हो रहा है ना कि एक एंजाइम की मदद से होता है, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? दैट एंजाइम इज कॉल्ड गवानाइलेट साइक्लेज, ठीक है। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ऐसा एंजाइम जो आपके साइक्लिक जीएमपी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गवानाइलेट साइक्लेज। जो गवानाइलेट साइक्लेज है ये क्या करता है? आपकी साइक्लिक जीएमपी को आगे कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब जो आपकी हाइड्रिलाजीन है ना, देखें,
हाइड्रिलाज़िन का मेन काम क्या है? साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ाना। तो जब आपकी साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ाएगी, तो उससे क्या होगा? आपका जो एमएलसी फ़ॉस्फेटेज़ वो स्टिमुलेट होगा और मसल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर आपको याद हो या ना याद हो, हमें याद है ज़रा-ज़रा, मुझे बताएँ कि आपकी जो हाइड्रिलाज़िन है, ये आपकी आर्टरी को ज़्यादा डायलेट करती है या वेन्स को डायलेट करती है? तो हमने पढ़ा था कि आपकी जो हाइड्रिलाज़िन है, इट इज़ आर्टरियोडायलेटर। ये क्या होती है? ये आपकी आर्टरीज़ को ज़्यादा डायलेट करती है एज़ कम्पेयर टू वीनोडायलेटर। वेन से ज़्यादा ये आपकी आर्टरीज़ को डायलेट करती है, ठीक है? तो आपकी जो हाइड्रिलाज़िन है, इट इज़ मोर आर्टेरियोडायलेटर एज़ कम्पेयर टू वीनोडायलेटर, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर पॉइंट याद रखना है। इट इज़ मोर आर्टेरियोडायलेटर देन वीनोडायलेटर, ठीक है? अब चूँकि आर्टरीज़ को डायलेट कर रही है, तो मुझे बताएँ आर्टरीज़ में हमारा क्या कंट्रोल होता है आफ्टर लोड? तो हाइड्रिलाज़िन का हमने पढ़ा भी था, आप याद करें जब मैंने दूसरी, तीसरी आपको क्लास पढ़ाई थी, तो हाइड्रिलाज़िन, ठीक है? जो आपकी हाइड्रिलाज़िन होती है, ये क्या करती है? तो हाइड्रिलाज़िन विल डिक्रीज़ योर आफ्टर लोड। ये आपके आफ्टर आफ्टर लोड को डिक्रीज करती है, ठीक है? तो हाइड्रिलाज़िन विल डिक्रीज योर आफ्टर लोड, ये आपके आफ्टर लोड को कम करती है, ठीक हो गया? ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर हम इसके यूज की बात करें तो आपका जो हाइड्रिलाज़िन है इसको हम कहाँ-कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर, क्योंकि आर्टरीज को डायलेट करती है, आफ्टर लोड को कम करती है, तो इसको हम मोस्टली यूज करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर, या फिर हम इसको यूज करते हैं हार्ट फेलियर के अंदर। हार्ट फेलियर के अंदर क्यों यूज करेंगे? बताएं, शाबाश। व्हाई वी यूज इट इन हार्ट फेलियर? तो आपने कहना है हार्ट फेलियर में टू डिक्रीज द स्ट्रेस ऑन हार्ट, हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब आप कहते हैं कि हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कैसे कम हो रहा है? देखिए, जो हाइड्रिलाज़िन है, चूँकि ये आपकी आफ्टर लोड को कम करती है, तो इस वजह से अगर आफ्टर लोड कम होगा, तो हमारे हार्ट को कम धक्का लगाना पड़ेगा। जब कम धक्का लगाना पड़ेगा, तो हार्ट फेलियर में ये बड़ी अच्छी साबित होती है, तो हार्ट फेलियर के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हाइड्रिलाज़िन है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ सेफ टू यूज़ इन प्रेगनेंसी। हम इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं। तो हाइड्रिलाज़िन, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यू मदर हेट्स लेबर, तो आपकी जो हाइड्रिलाज़िन है इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो हाइड्रिलाज़िन है, इसको हम मिला के देते हैं। इसको हम को-एडमिनिस्टर करते हैं, इकट्ठा देते हैं किसके किसके साथ? तो इट इज़ को-एडमिनिस्टर्ड विद बीटा ब्लॉकर। इसको ज़्यादातर हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ मिला के देते हैं टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बीटा ब्लॉकर से देते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। फ़र्ज़ करें हम क्या करते हैं, हम किसी बंदे को हाइड्रिलाज़िन देते हैं। अब ये जो हाइड्रिलाज़िन है, आप सबको पता है कि क्या करेगी? वेज़ोडाइलेटर है। तो जब वेज़ोडाइलेशन होगी, आपका बीपी कम होगा। जब बीपी कम होगा, तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो बैरोरिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलेट होंगे। जैसे ही बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, तो क्या होगा? देखें, जैसे ही बीपी कम होगा, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और आपके अंदर क्या हो जाएगा? आपके अंदर हो जाएगा टैकिकार्डिया, ठीक है? आपके अंदर क्या हो जाएगा? आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा। अब ये टैकिकार्डिया भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस टैकिकार्डिया को रोकने के लिए फिर हम इसके साथ क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर को हम हाइड्रिलाज़िन के साथ मिला के देते हैं, ताकि आपके अंदर रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ना हो, ठीक है? ये आपने इसके अंदर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रिलाज़िन? इसमें आपने याद रखना है कंपनसेटरी टैकिकार्डिया, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ही क्या है कि इसमें ना हमें टैकिकार्डिया मिल जाता है, क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर है, तो आपको ना टैकिकार्डिया इसमें लाज़मी मिलेगा। उसके अलावा ये आपके अंदर एडीमा करवा सकती है, मतलब कि फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है? तो फ्लूइड रिटेंशन करवा सकती है। उसके अलावा ये आपके अंदर हेडेक, एंजाइना, उसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड लूपस, ठीक है? ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ भी है कि ड्रग इंड्यूस्ड लूपस की कोई एग्ज़ाम्पल बताएँ। कौन-सी ऐसी ड्रग है जो आपको ड्रग इंड्यूस्ड लूपस करवाती है? तो वो आपकी हाइड्रिलाज़िन है, ठीक है? वो आपकी क्या है? हाइड्रिलाज़िन है। तो हाइड्रिलाज़िन आपको क्या करवाती है? ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवाती है, ठीक है? ये इसके अंदर याद रखना है। देखिए, हाइड्रिलाज़िन आर्टेरियोडायलेटर है, आफ्टर लोड को कम करती है, तो इसको हम हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? कंपनसेटरी टैकिकार्डिया है, फ्लूइड रिटेंशन है और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। इस क्लास से जो अगली क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर ड्रग्स को, और इसको 2 या 3 क्लासेस के अंदर जो हमारी फार्माकोलॉजी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपको सीवीएस की फार्माकोलॉजी मुश्किल लगती है, तो आप अगर ये 2-3 क्लासेस ले लेंगे, तो आपकी फार्माकोलॉजी बिल्कुल 100% कवर हो जाएगी, ठीक है? चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।